हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से लिटरेचर की क्लास अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद है साथियों आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही होगी। तो चलिएगा, आज हम लोग लिटरेचर की क्लास नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटीएलटी, जीआईसी के जो भी प्रिस्क्राइब राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे तथा चारों ऑप्शंस को कंफर्म करने का प्रयास किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। चलेंगे, पहला क्वेश्चन है कंसीट एंड विट आर फीचर्स ऑफ। बताएं, कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। पहला ऑप्शन देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है विक्टोरियन पोएट्री, सेकंड ऑप्शन है रोमांटिक पोएट्री और थर्ड है मेटाफिजिकल पोएट्री, फोर्थ है एंसेंट ग्रीक पोएट्री। बताएं फ्रेंड्स, कौन से ऑप्शन सही होंगे। किस एज के राइटर को, यानी कि कह सकते हैं किस एज की पोएट्री में कंसीट, कंसीट मीन्स होता है तुलना, ठीक है ना, तुलना, तथा विट मीन्स होती है चतुराई या बुद्धिमत्ता, ठीक है, या बुद्धिमत्तापूर्ण बात करना, विट या विजडम। तो किस एज के राइटर्स में था, तो देखेंगे विक्टोरियन एज के पोएट्स में ऐसा नहीं था, रोमांटिक में भी ऐसा नहीं था। ये लोग नेचर को या अपने आसपास जो चीज़ें थी उनसे कोरिलेट करके करते थे काम। मेटाफिजिकल पोएट जो था ये फ्रेंड्स कंसीट और विट को वरीयता देते थे। और मेटाफिजिकल पोएट्स की अगर हम सभी बात करें तो ये सबसे पहले जॉन डन, ठीक है, जॉन डन फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री माने जाते हैं। इन्होंने, आपने देखा है कि इन्होंने जो है सारी रचनाएं जो भी लिखी हैं उन रचनाओं में इन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट किया है, यानी कि फार फेच्ड इमेज का प्रयोग ये लोग किया करते थे मेटाफिजिकल पोएट। और मेटाफिजिकल पोएट्स की अगर हम बात करें तो ये वर्ड सबसे पहले क्वाइन किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको क्वाइन किया था, ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने इसको क्वाइन किया था। और मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से एस्से किसने लिखा था, एस्से तो ये लिखा था टी.एस. एलियट ने। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री इसकी फार फेच्ड इमेज या हम लोग कह सकते हैं कंसीट एंड विट का उदाहरण था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ लिरिक इज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे अ पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड। थर्ड ऑप्शन है अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इन इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। और चौथा है अ सॉन्ग आफ्टर वेडिंग। फटाफट बताएं। लिरिक्स सभी लोग जानते हैं, इसमें राइटर अपने इमोशनल को, राइटर अपना इमोशनल इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, इमोशनल इफ़ेक्ट और पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग, ये हमारी लिरिक की विशेषता होती थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। एड्रेस सॉन्ग तो हम सभी जानते हैं ओड होता है, जिसके क्लासिकल ओड या पिंडारिक ओड हैं, जिसके 3 पार्ट हैं, 3 इसके हिस्से होते थे, एस्ट्रॉफे, एंटीस्ट्रॉफे और इपोड, ठीक है, इसको नोट भी कर सकते हैं, एस्ट्रॉफे, एंटीस्ट्रॉफे और तीसरा इपोड। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये सब किसके हिस्से होते थे, तो ओड में क्लासिकल ओड के पार्ट होते थे। सेकंड ऑप्शन प्रेज ऑफ गॉड है, तो यहाँ पर जो है भगवान की प्रशंसा में हिम्न लिखा जाता था, साम लिखा जाता था, ठीक है, भजन। तीसरा ऑप्शन है
शॉर्ट पोयम इन विच पोएट एक्सप्रेसेज, यही आपका करेक्ट आंसर है। पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशनल इफेक्ट डाल देता था। ये सॉन्ग आफ्टर जो वेडिंग है ना, इसको प्रोथैल्मियम और इपिथैल्मियम कहा गया है, जिसको सबसे पहले एडमंड स्पेंसर ने यूज़ किया था। ठीक है, स्पेंसर ने यूज़ किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। रॉबर्ट फ्रस्ट ये अमेरिकन प्लेराइट थे। इन्होंने अमेरिकन पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा है, किस फिगर्स ऑफ स्पीच को इन्होंने अपना पसंदीदा फिगर्स ऑफ स्पीच बताया है? तो फ्रेंड्स आप इसको बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिमिली, सेकेंड ऑप्शन है सिनेक्डॉकी, और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, फोर्थ ऑप्शन है हम सभी का एंटीथेसिस। तो रॉबर्ट फ्रस्ट की हम लोग अगर बात करें तो रॉबर्ट फ्रस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च को 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1874 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनके जन्म का डेट है 26 मार्च 1874। और ये अमेरिकन पोएट थे, ये सीधा फैक्ट आया है। एन अमेरिकन पोएट थे, सेटल्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो इनकी पसंदीदा फिगर्स ऑफ स्पीच थी फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। सेनेक्डॉकी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें अ पार्ट इज यूज्ड, आप इसको लिख सकते हैं, अ पार्ट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, द होल इज यूज्ड टू द पार्ट। तो इसको लिख सकते हैं सिनेक्डॉकी में। इसके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेनी माउथ्स किसको कहा गया है, तो यहाँ पर मेन को कहा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी माउथ्स से दूसरा कुछ कहा जा रहा है, तो ये सिनेक्डॉकी होता है। इसका जस्ट अपोजिट मेटोनिमी होता है, जिसको नेम चेंज के नाम से जाना जाता है। और भी अगर हम सभी सिनेक्डॉकी का उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट brains, all the best brains in India cannot solve the problem। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब यहाँ पर बेस्ट ब्रेन का मीन्स क्या हो गया, बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट आदमी। बहुत सारे लोग या सब लोग मिलकर के भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। ये सब स्टाइल दोस्तों सिनेक्डॉकी की होती है। एंटीथेसिस हम सभी जानते हैं, एक क्लॉज दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या कह सकते हैं स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्ड। तो एंटीथेसिस है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड अगल बगल लिखे रहेंगे। सिमिली आप सभी जानते हैं, सोलॉइक एस का यूज़ किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अ फिगर्स ऑफ स्पीच इज इन। मतलब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द मैन इज़ नो फूल। दोस्तों आप इसको बताएं कि इसमें द मैन इज़ नो फूल में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है। पहला ऑप्शन देखेंगे एपिग्राम, दूसरा ऑप्शन है पर्सनिफिकेशन, तीसरा है लाइटोटीस, और चौथा है यूफेमिज्म। फटाफट आंसर करें, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच इस जो है लाइन में यूज़ हुआ है।
आपको ध्यान होगा कि जो लिटोटिस होता है, लिटोटिस में नो करके यानी कि निगेटिव में अफर्मेटिव की बात की जाती है। जैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं थोड़ा अच्छा तो हूँ ही। या आप कह सकते हैं मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ, इसका मीन्स मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मध्यम वर्ग हूँ या गरीब आदमी हूँ। या आप कह सकते हैं अरे ये बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान नहीं है, तो या ये आदमी मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है तो मतलब बुद्धिमान है। तो यहाँ पर लिटोटीज में निगेटिव में अफर्मेटिव की फीलिंग बताई जाती है। ठीक है, इस तरीके से एपिग्राम में सूक्ति कथन होता है, कम शब्दों में ज़्यादा बात, जिसके लिए फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। जैसे हम सभी एपिग्राम में कहते नहीं है टिट फॉर टैट, अब 3 शब्दों में बड़ी बात कह दी गई, जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये सब हम सभी का क्या होता है, एपिग्राम होता है। ग्रामेटिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन को जाना जाता था। पर्सनिफिकेशन बात आप सभी जानते ही हैं। यूफेमिज्म में क्या होता है, हार्श साउंड के बदले प्लीजेंट साउंड का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना है कि कोई गुजर गया, कोई किसी की डेथ हो गई, तो आप ऐसे कह दोगे डाइड या डेड, नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे, ही इज़ नो मोर। आप कह सकते हैं ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे। या आप क्या कह देंगे, आप कह सकते हैं ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, प्लीजेंट साउंड का यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ हार्श साउंड, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका अपोजिट कैकोफोनी होता है। यूफेमिज्म से मिलता है, और कैकोफोनी हार्श साउंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों पीबी शैली, चार्ल्स लैम्ब, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग तो विक्टोरियन के हैं। चार्ल्स लैम्ब, ये सब किसके हैं, ये सभी रोमांटिक एज के कवि हैं। ठीक है, फिर से आप अगर सुनना चाहें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के हैं, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हो गए, मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए, ये सब विक्टोरियन के हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें रोमांटिक एज के पोएट्स की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, चार्ल्स लैम्ब, मारी लैम्ब, ये सब क्या हैं, ये सब रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। न्यू क्लासिकल एज में तो अलेक्जेंडर पोप वगैरह आते हैं। न्यू क्लासिकल एज में ऑगस्टन एज जब चलता है, और विक्टोरियन एज में तो हम लोग जाने जाते हैं ज़्यादा। सबसे पहले तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्योंकि इनका जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग फेमस है। और जो है दूसरे पोएट की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड है, टेनिसन है, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं। और अगर हम सभी बात करें चार्ल्स डिकेंस की, तो ये विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नावलिस्ट माने जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नावलिस्ट माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। अगर मॉडर्न एज की बात करें तो जैसे W.B. येट्स हो गए, W.H. ऑर्डन हो गए, T.S. इलियट हो गए, कुछ ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, बताएं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिएगा सारे जो भी मतलब चार्ल्स डिकेंस के चारों लिखे गए हैं, और इसको आप लिख सकते हैं डेट वाइज। अगर हम ब्लीक हाउस की बात करें तो फ्रेंड्स ब्लीक हाउस 1954 में लिखा गया था, 1854 में लिखा गया था ब्लीक हाउस। 19 में तो ये इनकी जो है चार्ल्स डिकेंस की डेथ ही थी, जन्म ही नहीं था। यानी इनका 1812 से लेकर के 1817 तक इनका लाइफ स्पैन है, तो मेरे से गलती से 19 हो गया। तो 1812 से 1870 तक में ही इनका जन्म भी होता है, इनका पोएटिक करियर भी होता है, और ये समाप्त भी हो जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लीक हाउस जो है 1854 में आया।
हार्ड टाइम्स भी 1854 में आया, आप नोट करते चलें। पीजीटी में क्वेश्चन पेयर बनाने वाले आ जाते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। 1861 में ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखते हैं और आप देख पा रहे हैं 61 में लिखते हैं और 70 में इनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 9 सालों के बाद। और डेविड कॉपरफील्ड जो कि इनका ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है और इन्होंने कहा भी है कि मेरा ये सबसे पसंदीदा नावल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1850 में इनका आया था डेविड कॉपरफील्ड। आई होप आपको फ्रेंड्स सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। इनका बॉज पेन नेम है, तो इन्होंने पेन नेम स्केचेस बाय बॉज से लिखा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम में पूछे तो बॉज वर्ड का संबंध चार्ल्स डिकेंस से है। आई होप आपको ये फैक्ट समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस मने होता है सुकून इन ग्रीफ फ्राम वन ऑफ टेनिसन्स पोयम, व्हाट इज टाइटल ऑफ द पोयम। पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला इन मेमोरियम है, दूसरा देखेंगे तो मॉड है, तीसरा यूलिसीज है और चौथा द प्रिंसेस है। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस पोयम को जो है टेनीसन के पढ़ करके विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया को आराम मिलता था। इनका अगर हम लोग राज्य की बात करें तो 1837 में इनका राज्यारोहण होता है और 1901 में मतलब ये जो है 1837 से 1901 तक इनका रहता है। 1901 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्ट्स याद होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण कब हुआ। और ऑप्शन में दोस्तों 1832 भी देता है, 1837 भी देता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और 1850 भी देता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1800 जब 50 दे तो यहाँ पर तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी और इन मेमोरियल वर्सेज मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था, इसके लिए ये वर्स फेमस है। और इनकी मृत्यु के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन राज कवि बने थे। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे 1832 में। ध्यान रखिएगा 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था इंग्लैंड में, इसलिए ये जो है ईयर फेमस है। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण होता है। तो आई होप को ये फैक्ट याद हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे इन मेमोरियम, अगर हम सभी इन मेमोरियम की बात करें तो इन मेमोरियम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है किसकी मृत्यु पर। तो फ्रेंड्स AHH करके आप ध्यान रखिएगा, AHH मीन्स आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु पर लिखा था। और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। वियना में हो गई थी, वियना में हो गई थी। अगर पूछ ले कैसे हुई थी तो सेरेब्रल हेमरेज से, यानी कि सेरेब्रल हेमरेज से इनकी मृत्यु हो गई थी। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। सेरेब्रल हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1834 से लेकर के 1850 तक, यूँ कह सकते हैं आप 49 तक लिखे, 50 में पब्लिश करवाए। 17 वर्षों तक का समय इन्होंने इन मेमोरियम लगाया लिखने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्ट याद रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इन मेमोरियम आपने जान लिया कि इसका उत्तर क्या है, इन मेमोरियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हु सेड पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशंस बट एन इस्केप फ्रॉम इमोशंस। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के अपोजिट स्टेटमेंट है। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या भूल हो सकती है, नॉट को आप, अगर आपके दिमाग में पोएट्री इज टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन परिभाषा चल गया तो आप नॉट इसकी भूल जाएंगे करना। और अगर पोएट्री इज नॉट चल गया तो नॉट नहीं लगा होगा और आपको इल्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन में TS इलियट और वर्ड्सवर्थ दोनों देता है क्योंकि दोनों लोग ही एक दूसरे के तो अपोजिशन में काम किए हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड तो कहते हैं पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ऐसे है उनकी परिभाषा, ना कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स,
पोएट्री इज़ नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन कहे तो ये टी.एस. इलियट का है, लेकिन पोएट्री इज़ टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन कहे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। वर्ड्सवर्थ के पोएट्री की जो परिभाषा है उसका विरोध किया है टी.एस. इलियट ने। ये कहते हैं पोएट्री टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन नहीं होता, अपने मन से नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दो तीन थ्योरी भी दी है इन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, जैसे है जो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और आपको मिल जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्स में इन्होंने जो है ये आपका इन्होंने दिया है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और इन्होंने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव क्यूरिलेटिव भी एक थ्योरी दी है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड पहली बार कब पब्लिश हुआ? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट को पूछे और वेस्टलैंड ना पूछे, संभव ही नहीं है। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड 1922 यानी 1922 में पब्लिश हुआ। अब कह रहा है पहली बार कब पब्लिश हुआ, तो फ्रेंड्स इसको 1922 में इन्होंने पब्लिश करवाया। कब पब्लिश करवाया? 1922 में। अब अगर देखें हम सब तो अक्टूबर में इसको इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके आप कह सकते हैं, अक्टूबर में यूके में पब्लिश करवाया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब मैगज़ीन का नाम भी अगर आप ध्यान रखें तो सी पहले आता है तो आप द क्राइटेरियन पहले कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं ना। द क्राइटेरियन में कहाँ किया, किस मंथ में किया, तो अक्टूबर में यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में क्राइटेरियन आया। उसके बाद अगर इस बाद की बात करें तो ठीक 1 महीने बाद फ्रेंड्स नवंबर में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्होंने इसको दोबारा से जो है नवंबर में पब्लिश करवाया। और द डायल में, मैगज़ीन का नाम भी लिख लें, द डायल में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसको वेस्टलैंड को बुक फार्म दिया, बुक फार्म का नाम दिया, बुक फार्म में लाए और दिसंबर 1922 में इसको पब्लिश करवाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें 434 लाइन है। इजरा पाउंड ने 434 लाइन करवाया था। इसी के लिए इन्होंने जो है बेटर क्राफ्टमैन इजरा पाउंड को कहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन्ट बाय वेसेक्स। बताइए वेसेक्स का क्या मतलब है। पहला द टाउन हार्डी बिलोंग्ड टू, दूसरा हिज एंसेस्टर्स, तीसरा हिज एंसेस्टर्स कम फ्रॉम दिस पैलेस, और तीसरा द रीजन इन विच हार्डी नॉवेल सेट, और चौथा नन ऑफ दिस। तो सभी जानते हैं दोस्तों ये वेसेक्स जो है ये क्या था, इनका एक ऐसा रीज़न था जिसमें हार्डी के नॉवेल सेट हैं। तो मुझे लगता है ये सभी विद्यार्थी सी ही सही करेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा टाउन जिससे हार्डी बिलोंग करें ऐसा नहीं था वेसेक्स। एंसेस्टर का भी कोई बात नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। और वेसेक्स टेल से इन्होंने लाया था जो कि थॉमस हार्डी का ही था वेसेक्स टेल, और जो है ये लाया गया था थॉमस हार्डी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे फ्रेंड्स देखेंगे किड्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा। इसको तो कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। किस ओड का इन्होंने पहला स्टेंजा ड्रॉप कर दिया था, तो बताएं ओड टू नाइटिंगेल का, कि ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का, कि ओड ऑन मेलांकली का, कि लास्ट हो जाएगा ओड टू साइकी। यहाँ पे ओड होना चाहिए, OSE हो गया है। इसको आप टाइपिंग मिस्टेक समझ के आगे बढ़ा लें। ओड टू ड्यूटी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये तीनों तो किड्स का है, ठीक है।
ये तीनों किट्स का है, लेकिन ये ओड टू ड्यूटी किट्स का नहीं है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, WWW का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आई होप आपने इसको समझा होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ओड टू मिलांकली का इन्होंने पहला स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा ड्रॉप कर दिया, जो इन्हें अच्छा नहीं लगा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच वन इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट का कलेक्शन कौन है पोएम्स का, बताएं फटाफट। पहला है माउंटेन इंटरवल, दूसरा है बॉयज़ विल, और तीसरा है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, या ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको याद कर लें। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। पीजीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो माउंटेन इंटरवल की बात करें तो 1916 में, है ना, 1916 में आया। ये कलेक्शन था बुक पोएम्स का। और उसके पहले 1913 में बॉयज़ विल आया, और 1914 में क्या आया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन आपका 14 में, बॉयज़ विल 13 में, और माउंटेन इंटरवल 16 में आया था। इसको नोट कर लें, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट इज़ अ नियोलॉगिज्म। इसका बताएंगे नियोलॉगिज्म का क्या मतलब है। पहला, अ वर्ड विथ रूट इन अ नेटिव लैंग्वेज। दूसरा, अ वर्ड न्यूली क्वाइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस। तीसरा, अ वर्ड हुज मीनिंग चेंजेस विथ एवरी रिन्यूड यूज। और चौथा, एन ऑब्सेशन विथ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाए। नियोलॉगिज्म, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। नियो मने न्यू, जैसे नियो क्लासिकल एज आपने देखा था ना, तो वैसे कहीं बार आपको न्यू मिल जाए, नियो, तो आप इसको न्यू अपने मन में याद कर लें, न्यू। अब देखेंगे कि नए वर्ड का, नए शब्दों को क्वाइन करना ही कहलाता है नियोलॉगिज्म। तो आई होप आपने देख लिया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ये करेक्ट है ऑप्शन बी, अ वर्ड न्यूली क्वाइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस दैट इज कॉल्ड नियोलॉगिज्म। बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से बाद 14 पर। 14 में देखिए, द पेन इज़ माइटर देन द सोड। ये तो बहुत आसान है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुआ है। पहला ऑप्शन है सिमिली, दूसरा इमेज, तीसरा ऑप्शन है मेटानमी, और चौथा ऑप्शन है हाइपरबोल। बताएं पेन का प्रयोग कहा जा और सोर्ड का प्रयोग। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। कलम की जो है, कलम की जो है धार तलवार की धार से, या कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पेन, पेन बराबर दोस्तों आप इसको ऐसे समझें, पेन बराबर बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिमान वर्ग, और सोर्ड बराबर बलवान वर्ग, बलवान वर्ग। तो सोर्ड मतलब जो द सोर्ड यानी कि बलवान लोग, और द पेन बराबर बुद्धिमान लोग। तो बुद्धिमानी जो है मतलब मस्तिष्क हमारे शरीर से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो सिमिली है नहीं, इमेज भी नहीं बन रहा है, मेटानमी है, हाइपर बोल भी नहीं है। मेटानमी क्या होता है, तो इसको फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं आप। मेटानमी को नेम चेंज कह सकते हैं, नाम बदल करके कोई बात कहना। जैसे अगर राजा कहना है तो राजा ना करके क्राउन कह दिया जाए, ठीक है। अगर आपको कहना है बुद्धिमान लोग तो आप पेन का यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कहना है बलवान लोग तो आप सोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। फटाफट इसको आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचेंगे। हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। बताएं विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ गया है, डी ऑप्शन आपका ये है, टी एस एलियट।
ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कौन माने जाते हैं? बताएं विद्यार्थियों। सभी बच्चों को मालूम होगा, सभी फ्रेंड्स जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर आंसर होगा नहीं। रॉबर्ट ब्राउनिंग यस। टी.एस. इलियट भी नहीं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी नहीं। ध्यान रखेंगे, विलियम शेक्सपियर ने सॉलिलॉकी का ज़्यादा यूज़ किया है और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का, और टी एस इलियट का बहुत सारा वर्ड है, जैसे ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सब है। और टी.एस. इलियट ने फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसीज ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा तो है, लेकिन इन्होंने जो है बस एक स्टाइल अपना ली है, ना कि जो है मास्टर हैं उसके। मास्टर तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। आई होप ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्राउनिंग पूछे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग, माई लास्ट डचेस, पिप्पा पासेस, प्रॉस्पाइस, है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने को मिल जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की मृत्यु पर का क्या कारण था? सबसे पहले इनके जन्म मृत्यु की बात करते हैं जॉन कीट्स के। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जॉन कीट्स का जन्म यानी कि इनका बर्थ नोट भी कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु की बात करें फ्रेंड्स तो 23 फरवरी 1821 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1795 और 25 फरवरी 1821 में इनकी मृत्यु हुई थी। 25 वर्ष 4 माह इनका जो है पूरा इन्होंने दिया था समय। और 1818 से लेकर के 19 के बीच में इन्होंने बहुत सारे ओड को ईजाद किया, जिसका बढ़िया प्रभाव हम सभी देख सकते हैं। ओड ऑन ग्रेसियन एर्न में, और ओड टू ऑटम में, ओड टू अ नाइटिंगेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रेसियन अर्न को नाइटिंगेल से बातचीत करना, ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल में बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं। जब जब पढ़ो दोस्तों तो खो जाना पड़ता है, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने लिखा है। अब देखेंगे इनकी मृत्यु की बात करें फ्रेंड्स, तो इनकी मृत्यु एग्ज़ाम में पूछता है कि जॉन कीट्स की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखेंगे, मलेरिया से नहीं हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, टाइफाइड और निमोनिया से नहीं हुई थी। निमोनिया की स्पेलिंग भी आप याद रख लें, निमोनिया पढ़ते हैं लेकिन पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कंजम्पशन भी कहीं कहीं मिल जाएगा, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। स्पेलिंग CONSUMPTION, कंजम्पशन शब्द भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बैथॉज इन लिटरेचर क्या है? व्हाट इज़ बैथॉज इन लिटरेचर? तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, बैथॉज को हम सभी एंटी क्लाइमेक्स भी कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स भी कहते हैं या फॉलिंग एक्शन भी कहते हैं। फॉलिंग एक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, जब सब चीज़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लाइमैक्स पे पहुंच के उलझ जाएगा, उसके बाद जब सुलझना शुरू होगा तो उसको बैथॉज या एंटी क्लाइमैक्स कहा जाता है, फॉलिंग एक्शन कहा जाता है। यानी कि क्लाइमैक्स के बाद की जो भी सिचुएशन बनती है उसके बाद रिजोल्यूशन आ जाता है। रिजोल्यूशन दो भागों में बढ़ जाता है, कैटास्ट्रॉफी और डिनाउंसमेंट। कैटास्ट्रॉफी कॉमेडी में ना यूज़ हो करके जो है ट्रेजेडी में यूज़ होता है, और डिनाउंसमेंट कॉमेडी में यूज़ होता है। दुखांत सुखांत आप कह सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा, फीलिंग्स ऑफ सिंपथी। दूसरा ऑप्शन है फीलिंग्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा ऑप्शन है अ लव सीन इन द प्ले, सडन। और चौथा है सडन डिक्लाइन फ्रॉम द सबलाइम टू रेडिक्यूल। देखिए आपको मिल गया ना
कि सब कुछ जो उलझा है वो धीरे धीरे सब कुछ जो है या तो सुलझने लगे या तो पतन की तरफ जाने लगे। अब भाई जाहिर सी बात है कि ट्रेजेडी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मृत्यु ही मृत्यु होगा, सब कुछ बुरा बुरा ही फील होगा। कॉमेडी अगर पढ़ेंगे तो उसका डिनाउनमेंट अंत होता है, यानी सुखद अंत होता है। तो ये बैथॉज यानी एंटी क्लाइमेक्स, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ये सब जो है अगर आप इसको बहुत डीपली पढ़ना चाहें फ्रेंड्स, तो एम एच अब्राहम की एक बुक आती है, ठीक है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उस किताब से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता है। आई होप आप जो है कहीं पर भी ये मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। थोड़ा उसका लैंग्वेज है तो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपके जो है कंठस्थ होने लगेगा। नहीं तो शुरू में आपको लगेगा कि जैसे एक बार पढ़ेंगे, पहली बार नए नए बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, तो उनको लगेगा कि बड़ा टफ है और वो छोड़ देने की इच्छा से उसको जो है रख देंगे बंद करके। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और एम एच अब्राहम के अतिरिक्त जो है आप कहीं न जाएं, एम एच अब्राहम में ही आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक टर्म्स के मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में मिल जाएगा हु इज़ अ प्लागियरिस्ट। प्लागियरिस्ट क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा, साहित्यिक चोरी करने वाला। अब ये क्या होता है, मीन्स किसी की रचना को चुराकर अपना नाम दे देना, साहित्यिक चोरी। इसी से बना है फ्रेंड्स, एक स्पेलिंग भी आता है प्लागियरिज्म। मैं इसलिए ऐसा इसको पढ़ रही हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम में आया है। अब देखिए प्लागियरिज्म, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो स्पेलिंग जो है गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तनिक भी भ्रमित नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने उच्चारण में जाना है जो आप अपना पर्सनल बनाए हुए हैं। तो मेरा अपना पर्सनल उच्चारण होता है शब्दों को लेकर के, कि एग्ज़ाम में जब स्पेलिंग पूछे तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको बनाया है प्लागियरिज्म। अब मुझे ये स्पेलिंग नहीं गलत होगा मेरा, क्योंकि मैंने इसको तोड़ लिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी, यानी किसी की रचना जो है चुराकर अपना नाम दे देना, दैट इज कॉल्ड प्लागियरिज्म। और वो व्यक्ति प्लागियरिस्ट कहलाएगा। अब पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा देखिएगा, वन हु पास्ड ऑफ एज वंस ओन वॉट हैज़ बीन सेड और रिटन बाई अनदर, मतलब दूसरे के लिखे हुए कहानी को सबको अपना बना ले, अपना कह दे, ठीक है। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे, अभी हमने हालांकि मेंशन भी किया था किसी क्वेश्चन के दौरान। तो आप देखिएगा सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। 1832 में रिफॉर्म एक्ट आता है इंग्लैंड में, और 1837 ही ऑप्शन सही है। 1837 में लिरिकल, 1898 में लिरिकल बैलेट का, 1798 में पब्लिकेशन आपका आता है, जिसमें 23 पोयम थे, 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ का था, और आपका 4 पोयम एस.टी. कॉलरिज का था, ठीक है। इसको और 1850 की बात करें तो 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन राजकवि बनते हैं, और इन मेमोरियम आपका पब्लिश होता है। और इधर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड मेमोरियल वर्सेज लेकर के आते हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर लिखा गया, जिसमें बायरन और गोथे की भी जिक्र हुई है। तो फ्रेंड्स इतना सब बताने का मोटिव यही रहता है कि आपको वो सारी बातें दी जाएं, सारी बातें बताई जाएं जो या तो आप एग्ज़ाम में बुक्स में पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और या कई बार आप रिकॉल कर लेंगे मेरे माध्यम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न। सभी बच्चे जानते होंगे आई होप। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनका इंटरमीडिएट में ही है मिल्टॉनिक सोनेट, और इटालियन स्टाइल में लिखा गया है। 22 अप्रैल 1600 और 19 अगस्त 1604, 6 जून 1606 और 9 दिसंबर 1608। बहुत आसान है मित्रों, ये आपको याद होना चाहिए। 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म होता है, और उल्टा कर लीजिए 8 नवंबर कर लीजिए, एक महीना पहले, एक दिन पहले चले जाएं नवंबर, और आप चले जाएं 1600, ठीक है, 1600
74 पर चले जाएं तो यहाँ पर इनका मृत्यु होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम सभी देखते हैं कि 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि मेहनत किया जा रहा है और आपका मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपका क्लास देखना, मेरा क्लास पढ़ाना सफल हो रहा है, तो इसको ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। Thank you so much for giving me your precious time, a lot of time. Thank you so much.